Good evening all. Welcome to Learners Academy. So क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज हमको। क्वेश्चन नंबर 3 तो थैंक यू बोलेंगे हम सब लोग परीक्षित को कि उसकी वजह से हमारा हो गया। ठीक है भाई, वो 5 बार कर रहा है इसलिए हम करने से बच गए। थैंक यू परीक्षित। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 अभी एक्सरसाइज नंबर टेल मी 9 पॉइंट क्या 9.2 है। वैसे पुरानी बुक में बता दें 10.4 है। पुरानी बुक में ये क्या है 10.4। एक चैप्टर पीछे चल रहे हैं, 2 एक्सरसाइज पीछे चल रहे हैं, यानी 1.2 से पीछे चल रहे हैं अपन। ठीक है, पुरानी और नई बुक का अगर कंपैरिजन करें। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, तो नई टर्म हमको यहाँ पे पता चली, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। वैसे तो उसकी डेफिनेशन आगे दे रखी है, बट ऐसे कभी भी आगे डेफिनेशन देता है ना, तो ऐसे अज्यूम करके चलना कि ऐसी डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं देगा। ऐसी डेफिनेशन आपको एग्जाम में वो यहीं पे स्टॉप कर देगा, धोखा कर देगा। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है। तो देखो ऐसे याद रखो, कॉन मतलब कॉमन, कॉन मतलब और सेंटर, तो जिनका सेंटर कॉमन हो, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, जिनका सेंटर कॉमन हो। जैसे कि आप ये फिगर 10.25 देख पा रहे हैं, तो जो अंदर वाला सर्किल है द स्मॉलर सर्किल, उसका सेंटर BO है, और जो बाहर वाला सर्किल है द बिगर सर्किल, उसका सेंटर भी O है। तो दोनों ने अपना सेंटर शेयर किया है, तो कॉमन है दोनों का सेंटर। तो इन दोनों सर्किल को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, अगले साल काम आएगी। जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए जाते हैं, तो ये जो अंदर वाला स्पेस है जो बनता है, शायद इस साल भी डिस्कस हुआ थोड़ा बहुत सरफेस एरिया वाले चैप्टर में, इस अंदर वाले एरिया को या स्पेस को कहा जाता है सर्क्यूलर रिंग। क्या कहा जाता है? ठीक है, तो कोई कहे सर्क्यूलर रिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाने पड़ेंगे। और इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है कि इस सर्क्यूलर रिंग की विड्थ हर जगह सेम होगी, यानी इसकी चौड़ाई यहां नापोगे तो भी एक ही आएगी, यहां नापोगे तो भी सेम आएगी, मतलब ये छोटी बड़ी नहीं होगी। भाई प्रूव तो करवाना है कि AB बराबर CD, तो AB जो है इसकी कॉन्सेंट्रिक सर्किल की चौड़ाई तो है, इधर से नापने में और उधर से नापने में चौड़ाई क्या आ रही है? CD। तो ये चौड़ाई इस चौड़ाई के बराबर है। दैट मींस सर्कुलर रिंग की जो विड्थ है वो कांस्टेंट रहेगी हर जगह पे, ऐसा आपने को प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में भी पढ़ना और सुनने की आदत डालो, क्योंकि 9th 10th में क्या होता है, हमने क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज डिफरेंट करके आ जाता है। हमको लगता है डिफरेंट क्वेश्चन, हमें लगता है क्वेश्चन अलग है, बुक का नहीं है, वह होता बुक का ही है। ठीक है, चलो तो इसको कैसे प्रूव करें, ये है सवाल। तो गिवन पॉइंट डाल दो, क्या क्या गिवन है हमको। ये जो है ABCD, ये ABCD जो है कोड है, क्या है? कोड। ये बड़े सर्किल का भी कोड है। बड़े सर्किल में कोड का नाम रख देंगे AD, और छोटे सर्किल में कोड का नाम रख देंगे PC, क्योंकि ऑन द सर्किल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑन द सर्किल पे खत्म करना पड़ेगा। बड़े सर्किल में भी ऑन द सर्किल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऑन द सर्किल पे खत्म करना। ठीक है, गिवन। हाँ, फिगर तो बनाना ही है, नहीं बनाया अभी तक भी? बनाओ बनाओ। बना लिया फिगर? कॉम्पस पकड़ने की आदत डालो, शौर्य। 2 हाथों से कभी भी कॉम्पस वर्क नहीं होता। कॉम्पस वर्क हमेशा एक सिंगल हैंड से होता है। अगर आप 2 हाथों से पकड़ के करोगे, कभी भी परफेक्ट सर्किल या परफेक्ट आर्क नहीं कटेगी, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, एक सिंगल हैंड से पकड़ के, और सुनो, एक सिंगल हैंड से पकड़ के एक ही फ्लो में सर्किल या आर्क खींची जाती है, उस पर ओवर राइटिंग भी नहीं करी जाती। हम कई बार ऐसे 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 पूरा फाड़ देते हैं कॉपी, है ना, तो वो करेक्ट नहीं होता। एक भले इतना हल्का होना चाहिए कि ध्यान से देखें तो ऐसे जाके देखना पड़े, भले इतना हल्का होगा तो भी चलेगा, पर होना वही चाहिए। ठीक है, सिंगल और हल्के हाथों से। ऊपर उसकी टिप होती है ना कॉम्पस की, इसलिए होती है कि उसको पकड़ के, जैसे भी पेन है तो उसको पकड़ के ऐसे घुमा सकता हूं मैं ऐसे, तो वो टिप इसलिए दी होती है कॉम्पस में कि उसको पकड़ो और ऐसे घुमाओ। तो उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एक दिन घर पे बैठ के
एक दिन घर पे बैठ के 1000 सर्किल बनाना अलग अलग रेडियस के, फिर हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। वो तो उसकी बात तो छोड़, तो वो तो करना ही है। हाँ आज तो करके जाएगा, लेकिन घर से भी करके लाना है। तो बता रहा है मेरे को या मुझसे पूछ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ कि करके आना है। गिवन पॉइंट है O is the common center. O is the common center of two concentric circles. Of two concentric circles. ठीक है? In which एक ये जो लाइन है, इसका नाम इसमें फिगर में गिवन नहीं है, पर हम रख लेते हैं, इसका नाम रख लो L। इस लाइन का नाम रख लो आप L। In which line L intersects the two circles at line L intersects the two circles at line L जो है दोनों सर्कल्स को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है at the points A, B, C and D। A, B, C and D। प्रूव क्या करना है हमें? AB equal to CD। To prove AB equal to CD। अवधि खड़े हो जाओ, लाइट आ गई ना? अवधि नहीं सुनाई दिया आपको? क्या लगा कोई और भी अवधि यहाँ पे? कैसे प्रूव करें इसको कि ए बी इक्वल टू सी डी है? बहुत सारे हाँ। ए बी बराबर सी डी कैसे प्रूव करें? हाँ बोलो आशीष। कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर लेगी लाइन है ना, उसके बाद सर ये पूरे बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट होने के बाद सर ये कितना आ जाएगा, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ना पॉइंट, उसे पॉइंट एम ले लेंगे। उसके बाद सर एम इक्वल टू डी में आएगा और बी एम इक्वल टू सी एम आएगा। सर इसे और ऐसे कर लेंगे इक्वेशन मार्क करके, और उसको क्या करें ना, मतलब एम इक्वल टू डी एम इक्वल टू मार्क करके, और इसको है ना बी एम इक्वल टू सी एम, ये इक्वेशन है इसे सबट्रैक्ट कर दिए, तो आंसर आ जाएगा ए बी इक्वल टू सी। ऐसे कहना चाह रहे हो? आ रहे अभी या कुछ और डिफरेंट मेथड है? यही था। देखो मुझे एक चीज बताओ, ट्राइंगल बनाओगे और सीपीसीटी से सॉल्व करोगे तो उस ट्राइंगल की एक साइड होनी चाहिए ए बी और दूसरे ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए सी डी। तो ऐसा ट्राइंगल कहाँ दिख रहा है जिसमें साइड ए बी जो लाइन सेगमेंट एक साइड बन जाए उसकी? लाइक ऐसा ट्राइंगल बना दूं मैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो अब ये ट्राइंगल बन सकता है। अब मान लो और यहाँ पे कर दूं ऐसे, तो अब इस ट्राइंगल में तो क्या होगा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सीपीसीटी हो जाएगा। तो ऐसा कोई अगर आप ट्राइंगल बनाओगे तो उसको कॉन्ग्रुएंट करना भारी है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे? ठीक है। और अगर आपने कहा कि नहीं सर ट्राइंगल ऐसा नहीं बनाऊंगा मैं, ट्राइंगल आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, बोलो। तो अगर आपने ऐसा ट्राइंगल बनाया और बीच में ऐसे बनाया, तो ओ ए, मान लो ये पी है, तो ओ ए पी के अंदर ए बी तो आता ही नहीं है भाई। सीपीसीटी क्या आएगा? या तो ओ ए आएगा, या ए पी आएगा, या ओपी आएगा। तीन साइड्स ही तो मिलती है सीपीसीटी से, तो ए बी तो इस ट्राइंगल की साइड बनी नहीं ना। तो फिर पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा, आपको 4 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे ऐसे। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सॉरी उधर मैच कर दिया मैंने गलती से, इधर ही है ना, ओ डी पी। तो उससे क्या होगा, एपी बराबर डीपी।
और फिर आपको अंदर से अंदर वाला ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ओ बीपी बराबर ओ सीपी, वहां से क्या आएगा डीपी बराबर सीपी, फिर एपी में से डीपी घटा के एबी और इधर से ये घटा के ये। तो करना तो अल्टीमेटली यही पड़ेगा। तो फिर अगर यही काम करना है तो मैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस रूल क्यों यूज करूं, मैं थ्योरम यूज कर लूंगा। क्या थ्योरम यूज होती है कि अगर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, बताओ। तो हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओपी ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। ठीक है, अवधि का तो आजकल दिमाग चल ही नहीं रहा। बोलो, होमवर्क भी बाहर किया था ना आज खड़े खड़े। कैमरा तो है नहीं हमारे पास, उस पर दिखता तो है नहीं हमें, दिखता है तो आंखों कैसे बंद कर दूं और कह दूं रात है, तो रात हो जाएगी। अंधेरा हो जाना रात हो जाना हो जाता है क्या। लास्ट में मिलके जाना, आप बैठो। ओपी परपेंडिकुलर टू लाइन एल। चलिए प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करें। यस सर। प्रियांशु स्टेयर्स वाली लाइट जला दो, अंधेरा हो रहा है बहुत बार, यानी कि अवधि के हिसाब से रात हो गई। स्टेयर्स स्टेयर्स सीढ़ियां, अरे स्विच को ऊपर नीचे कर ले चल जाएगी। हाँ आ जाओ, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अब इधर स्क्रीन पे लॉजिक, जिनको नहीं समझ आया अभी भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, इनसे बातचीत कर रहा था जब जैसे कोई अपना सॉल्यूशन बताए कि सर मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, तो उस वार्तालाप को क्लोजली सुना करो, ध्यान से सुना करो क्या बात कर रहे हैं सर उससे या और वो सर से, तो आधा सॉल्यूशन तो उधर ही हो जाता है। बट हम क्या करते हैं, अच्छा सर तो आशीष से बात कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर लेती हूँ, मैं मेरा काम कर लेता हूँ, जब तक बातचीत होगी फिर सर बता ही देंगे। तो इस तरीके से कभी आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है, आप वही स्टूडेंट बने रहोगे जिसको मैथ्स से पहले भी डर लगता था, आगे भी लगता ही रहेगा। अगर मैथ्स पे कमांड, मैथ्स पर हावी होना है, अगर मैथ्स पर हावी होना, अभी मैथ्स आप पर हावी है, मैथ्स पर हावी होना है तो सुनना पड़ेगा, इंटरेस्ट लेके सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर मैं बात कर रहा हूं बड़े सर्किल की। तो जब मैं बड़े सर्किल की बात कर रहा हूं तो आप छोटे सर्किल को इग्नोर करो कि वो तो है ही नहीं, है ही नहीं वहां पे, नहीं है, नहीं है ना, नहीं। जब मैंने ओपी परपेंडिकुलर टू, अच्छा बड़े सर्किल की कोड का नाम बताओ, ए टी, क्योंकि जब छोटा सर्किल ही नहीं है तो पॉइंट बी और पॉइंट सी भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट बी और पॉइंट सी तो छोटे सर्किल पे लाया कर रहे हैं ना, सर्किल ही नहीं है तो पॉइंट भी नहीं है, तो पॉइंट कौन कौन से हैं, ए डी, ये वाला, ये वाली, ये जो लाइन है ये मेरी कोड है ठीक है, ये एडी कोड है। अब इस एडी कोड पे अगर मैंने ओपी परपेंडिकुलर बनाया तो ये एडी कोड बाइसेक्ट हो गई। थ्योरम पढ़ी हमने कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर खींच दो कोड पे तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है, दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाती है। तो यानी कि ए से लेके पी तक की लंबाई पी से लेके डी तक की लंबाई के बराबर होगी, एपी इक्वल टू, ये दोनों लेंथ बराबर होगी। एक इक्वेशन बना के छोड़ के आ जाओ, एपी बराबर डीपी, हो गया काम। अब छोटे सर्किल की तरफ देखो, अब जब छोटे सर्किल को देख रहे हो तो बड़े सर्किल को भूल जाओ, और बड़े सर्किल को भूल गए दैट मींस ए और डी को भूल जाओ। अब कोड क्या बन गई, बीसी, क्या बन गई, बीसी। तो जो परपेंडिकुलर आपने खींची थी ओपी पे वो लाइन एल पे थी, किस पे थी वो लाइन, तो लाइन एल पे थी तो इनडायरेक्टली कोड एडी पर भी थी और कोड बीसी पर भी वही परपेंडिकुलर है क्योंकि वही तो है लाइन। तो जब मैं बड़े सर्किल की बात कर रहा था तब मैं ओपी को एबी एडी कोड से परपेंडिकुलर मान रहा था, जब मैं छोटे सर्किल की बात करूंगा तो मैं कोड ओपी इसको ओपी को किस पे परपेंडिकुलर मानूंगा, कोड बीसी पर परपेंडिकुलर मानूंगा, तो कोड बीसी भी बाइसेक्ट हो जाएगी, यानी कि बीपी बराबर सीपी। अब ए से लेके पी तक की लंबाई
टी से लेके पी तक की लंबाई के बराबर प्रूव हो गई थी, और बाद में बी से लेके पी तक की लंबाई सी से लेके पी तक की लंबाई के बारे में प्रूव हो गई। तो अगर मैं उनका डिफरेंस करूं तो ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई के बराबर हो जाएगी। भाई यहां से लेके यहां तक में से अगर मैं यहां से लेके यहां तक माइनस कर दूं तो ए बी बचा एलएचएस पार्ट में। आरएचएस पार्ट में क्या है मेरे पास, डीपी और सीपी, तो डीपी में से सीपी घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा आरएचएस पार्ट में सीडी। समझ आया? तो कोई ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक परपेंडिकुलर खींचने से काम हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अकेला ही उस कोड को बाइसेक्ट कर देगा बाय यूजिंग द थ्योरम। एक्चुअली उस थ्योरम का प्रूव करना हो तो ट्राइंगल बनाना पड़ता है। आगे अब अगर मैं अभी आपको कहूं कि जैसे मैंने ओपी परपेंडिकुलर बनाया तो एपी बराबर डीपी हो गई, आपने लिख दिया एपी बराबर डीपी, मैं पूछूं कैसे, ऐसे कैसे एपी बराबर डीपी हो गई, तो उसका आंसर छुपा हुआ है ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में। ट्राइंगल बनाओ, कॉन्ग्रुएंट करो। लेकिन हमने ट्राइंगल बना के कॉन्ग्रुएंट करके थ्योरम बना ली ना, तो थ्योरम को तो डायरेक्ट यूज करेंगे, दोबारा ट्राइंगल थोड़ा बनाएंगे। फिर उस थ्योरम के पीछे की हिस्ट्री थोड़ा हम यहाँ पे बनाने बैठेंगे, अब थ्योरम तक तो हम आ चुके हैं ना, तो उस थ्योरम को डायरेक्टली यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर उसको दो पार्ट्स में तोड़ता है। ठीक है, क्यों और कैसे वो हम कर चुके हैं। या तो तेरा सवाल ऐसे पूछ कि थ्योरम को प्रूव करो, तो मैं बताऊंगा क्यों और कैसे। अभी तेरा सवाल थ्योरम को प्रूव करना नहीं है ना, तो बस तोड़ता है, बस वी विल यूज डायरेक्टली द थ्योरम। ओके, समझ आया? ठीक है, सो पहले बड़ा सर्कल ले लें। हेयर इन द बिगर सर्किल सर्किल को लेटर सी से ना, हाँ सर्किल वन सर्किल टू लिख सकते हो। हाँ ऐसे लिख सकते हो, हेयर इन द सर्किल वन हेयर इन द सर्किल टू, कैसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हेयर इन द बिगर सर्किल एडी इज द कोड, AD is the code, and OP is perpendicular to the code AD. Yes or no? रीजन लिखेंगे हाँ, because OP is perpendicular to line L। भाई लाइन L के परपेंडिकुलर है तो ये कोड AB जो है ये भी तो लाइन L का ही पार्ट है, ये लाइन L का ही पार्ट है ना। हाँ बोलो, हमने मार्क करी थी ना। ठीक है, तो OP परपेंडिकुलर टू कोड AD बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। सो अगर परपेंडिकुलर बना दिया हमने कोड पे तो कोड बाइसेक्ट हो चुकी होगी। कैसे बाइसेक्ट हुई होगी, AP बराबर DP। सो AP इक्वल टू DP, इसका रीजन नहीं देंगे, बस इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ देंगे, AP इक्वल टू DP। अब इस प्रोसेस को छोटे सर्किल के लिए सब बच्चे अपने आप रिपीट करेंगे। ये 4 लाइनें अब छोटे सर्किल के लिए लिखनी है, सर्किल 2 या फिर स्मॉलर सर्किल लिख सकते हैं। सर्किल को अपन कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट कराते, एक प्लेन फिगर को कैपिटल लेटर से नहीं डिनोट कराया जाता। ये तो प्लेन फिगर है ना, उसको तो बोला ही जाता है सर्किल, ट्राइंगल, उसका कोई नोटेशन नहीं है। हाँ केवल एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का जरूर है, ट्राइंगल का एक साइन हो जाता है और पैरेललोग्राम में अपन पैरेलल लाइन लिख के ऊपर GM लिख देते हैं। बाकी कोई लेटर नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कह सकता ट्राइंगल A, ऐसे नहीं कह सकता रेक्टेंगल B। ठीक है ना। ऐसा हो गया। छुट्टियों पे रहा करो, तुम आते ही क्यों हो? सकरात मनाओ, होली मनाओ, लोहरी मनाओ, फेस्टिवल ही हिंदुस्तान में इतने तो दिन नहीं है जितने फेस्टिवल हैं। 33 करोड़ तो देवी देवता हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी सारे देवता फिर भी पूजने में नहीं आएंगे। तो डोक लेना, मना कर रहा है, पहाड़ों पे चढ़ जा, जंगलों में चले जा, जहां जो मिल जाए डोक ले। क्यों? 22 को तो दोगी। तो मैं पूरे दिन थोड़ा ना पतंग उड़ाऊं। 22 तारीख अभी दूर है ना, 22 तारीख का प्रोसीजर 22 तारीख को देखेंगे। क्यों जाएगा राम मंदिर, बुलाया तेरे को PM मोदी ने तो नाई के रूप में तेरे को बुलाया।
तो जीमने के लिए तो क्लास छोड़ देगा तो फिर बता ही क्यों रहा है? यहाँ से जाने के बाद तू मामा के जा, चाचा के जा, भाड़ में जा, कहीं भी जा। हाँ चल बता क्या लिखा। सेकंड नहीं, सेकंड केस देखो, हेयर इन द स्मॉलर सर्किल। स्मॉलर सर्किल के अंदर कोड कहां से कहां तक बनेगी? बी से लेके सी। तो जहां एडी लिखा था वहां क्या लिख दूंगा? पीसी इज द कोड, और ओपी परपेंडिकुलर कोड एडी की जगह क्या लिख दूंगा? ओपी परपेंडिकुलर टू कोड सी बीसी। ठीक है, रीजन तो वही रहेगा, रीजन वही रहेगा। सो अब ये कोड भी बाइसेक्ट हो चुकी है, तो कैसे बाइसेक्ट होगी? कहां से लेके कहां तक की लेंथ देखूंगा? बीपी बराबर सीपी, सो बीपी इक्वल टू सीपी। ये हो गई इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2। किस खुशी में? परसों सकरात है तो कल क्यों ऑफ है? ये तो बता। पतंग लेने जाएगा कल? तो सुबह सुबह 5 कितने 7 बजे होती है हमारी क्लास, उस टाइम तो कौन सी दुकान खुलती है पतंग की? हाँ आने आए, और सकरात के दिन भी आना है। सकरात के दिन भी आना है। मैं ऑफ रखूंगा, आप पढ़ा लेना चाहे से। ठीक है, अब एपी में से बीपी घटाना है, एलएचएस में से एलएचएस घटाना है, और डीपी में से सीपी घटाना है, यानी आरएचएस में से आरएचएस। तो क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशंस को। कौन सी इक्वेशन को किस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है अवनीश? इक्वेशन 1 को 2 में से घटाऊं, 1 को 2 में से घटा दूं। जैसे एक मिनट सुन, मेरी बात सुन, अवनीश खड़ा हो। अगर मैं लिखता हूं 100 माइनस कुछ भी नंबर लिख दिया जैसे 37, तो मैंने किस में से किसको घटाया है? 100 में से 37 घटाया है, या 37 में से 100 घटाया है? 100 में से 37 घटाया है, यानी जो टोटल है वो तो ऊपर है, और जिसको घटाया है वो नीचे है। अब इधर बता, मतलब बड़े में से छोटे को घटाया, तो इधर चेक कर कौन बड़ा है कौन छोटा है। एपी बड़ा है या बीपी बड़ा है? एपी बड़ा है, तो एपी में से बीपी घटाएगा या बीपी में से एपी घटाएगा? फिर बीपी में से। इधर तो तू बड़े में से छोटा घटा रहा है, इधर तो तू 100 में से 37 घटा रहा है। इधर तू क्या घटा रहा है? 100 में से 37, बड़े में से छोटा। तो इधर बड़ा छोटा कौन है चेक करना, बड़े छोटे का तो लिहाज कर ले। कौन है बड़ा यहाँ पे? एपी। तो एपी में से बीपी घटाएंगे, ना कि, ठीक है पक्की बात है। और इधर भी डीपी में से सीपी घटाएंगे, तो कुल मिला के इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाऊंगा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाऊंगा। आप बैठो, आप खड़े हो धीरज। हाँ, इसने अभी अभी क्या कहा, कौन सी इक्वेशन से कौन सी इक्वेशन घटाएंगे? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाएंगे। आप मानते हो ना इस बात को? ठीक है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 अगर हमको घटाना हो तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे प्रेजेंट कैसे करेंगे कि इक्वेशन 1 में से 2 घटाना? हिंदी में तो लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग, एक मिनट रुको, सब्ट्रैक्टिंग, आगे बोलो। अरे हाँ, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखने से 2 में से 1 घटाया या 1 में से 2 घटाया? और सोच लो, अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये तो नहीं है कहीं कि 2 में से 1 घटा रहे हैं। रिद्धि बताओ, इसका मीनिंग क्या है कि हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा रहे हैं जो इन्होंने लिखा है, या फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा रहे हैं? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 ही घटा रहे हैं, और घटाना भी वही है हमको 1 में से 2, यानी ये लिखा हुआ सही है। बैठिए, ठीक है। तो जब अपन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 में 2 को ऐड करें या 2 में 1 को ऐड करें। तो एडिंग में तो सोचा ही मत करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या एडिंग इक्वेशन 2 एंड 1, जोड़ना ही तो है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ता है ना। तो जिसे घटा रहे हैं उसको पहले कहेंगे, जिसमें से घटा रहे हैं उसको बाद में कहेंगे। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, करते सीधा ही है लेकिन स्टेटमेंट ये गलत लिखते हैं। जिसको घटा रहे हैं, जो छोटी चीज है उसको पहले बोलेंगे, जिसमें से घटा रहे हैं उसको बाद में कहेंगे।
तो क्या लिखेगा? वो तो इधर लिखना है, वी गेट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, अब LHS माइनस LHS बराबर RHS माइनस RHS, तो इसका LHS है AP माइनस इसका LHS है BP इक्वल टू उसका RHS है DP माइनस इसका RHS है CP। ठीक है, स्पेस नहीं इधर कर देते हैं, इम्प्लाइज फिगर में चेक करेंगे हम लोग, व्हाट इज AP माइनस BP, AP माइनस BP बराबर AB इक्वल टू व्हाट इज DP माइनस CP, DP माइनस CP, CD CD तो आ रहा है CD, लाइन सेगमेंट को हम CD या DC दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, अभी 11th में जो मैथ्स तो लेगा नहीं तू, मैं 11th में मैथ्स लेगा ना, तो वहां पे एक चीज आती है वेक्टर, तो वेक्टर क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, तो वेक्टर CD और वेक्टर DC दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स हैं। अगर वेक्टर लगा दिया ना हमने तो CD DC अलग अलग है, लेकिन वेक्टर ना लगा के लाइन सेगमेंट लगाए तो दोनों सेम है। रे अलग है वेक्टर अलग है, आएगा जब बताएंगे। रे की कोई लेंथ नहीं होती, वेक्टर की लेंथ होती है, मतलब लाइन सेगमेंट को डायरेक्शन दे दें तो वो वेक्टर होता है। ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट, कर दूं, इजी सा क्वेश्चन था ये, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में जो जो सबसे बेकार क्वेश्चन है वो वही है जो आप ये 5 बार करेगा, उसके अलावा बाकी 6 क्वेश्चन है ना, 6 में से 5 क्वेश्चन बढ़िया है, एक थर्ड क्वेश्चन ही थोड़ा अनइंपॉर्टेंट था जिसको अपन स्किप किया, जो परीक्षित करके लाएगा। चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, यकीन मान सॉल्यूशन उससे बड़ा है। अब क्या करूं, है तो है, तू भी तो बड़ा हो रहा है उम्र के साथ साथ, वो भी तो सोच। तो जो केवल कदी बड़ा करेगा या बड़ी बड़े क्वेश्चंस भी करेगा। 3 girls रेशमा सलमा मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5th 6th दोनों इंपॉर्टेंट है। एक सर्कुलर पार्क है, वी हैव ए सर्कुलर पार्क, तो पहले मैं सर्कुलर पार्क बना देता हूं। ठीक है, तो वाइट कर दो, क्या करूं, वाइट पड़ेगी। ठीक है, दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सर्किल है, ये मतलब सर्कुलर पार्क मान लो या पार्क के अंदर सर्किल मान लो, कुछ भी मान लो, एक गेम खेल रहे हैं वो पार्क के अंदर, उसमें एक सर्किल बना दिया उन्होंने। खेलते हैं ना अपन लोग, रोड पे बना देते हैं कई बार सर्किल, वो क्या खेलते हो, लंगड़ी टांग, तो रोड पे तो बनाते हो। अरे कोई भी फिगर आप रोड पे बनाते हो ना, तो वैसे वो पार्क में खेल रहे हैं और वहां पे उन्होंने एक सर्किल बना दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस सर्किल के ऊपर 3 गर्ल्स खड़ी हैं, रेशमा सलमा एंड मनदीप। अब ऊपर खड़ी हैं तो वो पॉइंट्स ऑन द सर्किल लाइन करेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्किल लाइन ही करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल लाइन ही करेंगे। और इस सर्किल की रेडियस कितनी है, 5 मीटर, यानी कि सेंटर से लेके आप कहीं पर भी नापोगे तो कितना आएगा, यहाँ नाप लो यहाँ नाप लो, कहीं पर भी 5 मीटर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ अरे पार्क कितना नहीं है, पार्क के अंदर सर्किल बनाया है, तो वो सर्किल 5 मीटर का बनाया है, पूरे पार्क को थोड़ा कवर करेंगे सर्कल से, और बच्चे भी खेल रहे हैं ना वहां पे। हाँ, रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा। अब गेम कुछ इस प्रकार से है कि रेशमा विल थ्रो अ बॉल टू सलमा एंड सलमा विल थ्रो अ बॉल टू मनदीप एंड मनदीप विल थ्रो अ बॉल टू रेशमा। बॉल बॉल पास करना, तीनों तीनों जो हैं कुछ दूरी पे खड़े हैं और इस तरीके से खड़े हैं कि एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये गेम है बेकार सा कोई। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 मीटर each, अब वो लोग ऐसे खड़े हैं कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी भी 6 मीटर है और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6 मीटर है। तो सलमा कॉमन हो गई दोनों में, तो इनकी स्टैंडिंग पोजीशन कुछ ऐसे रखो कि सलमा बीच में आए दोनों के, तभी तो सलमा कॉमन होगी, तभी तो सलमा कॉमन होगी। सो मैं इसको ऐसे बैठाता हूं तीनों को, कि सलमा को यहां बैठा देता हूं और फिर रेशमा को मैं यहां बैठा देता हूं, और जितनी दूरी इसके इसकी बीच की है उतनी दूरी इसके इसके बीच की भी है ना, तो मैं मनदीप को यहां बैठा देता हूं। अंदाजे से भाई जितना रेशमा सलमा से दूर है उतना ही मनदीप से सलमा से दूर है, और वो दूरी कितनी है, 6 मीटर। थोड़ी सी वो ज्यादा हो गई क्या, सही है, चलो ठीक है।
एडजस्ट कर लेगी, बुरा नहीं मानेगी। हाँ। ठीक है, ओके। अंदाजे से तो खड़ी हुई, कौन सा फीता लेके नाप के खड़ी हुई। ठीक है, ओके। और ये सेंटर है ओ, दिस इज द सेंटर। अब सवाल सुनो थोड़ा। मैं वैसे देखो सेंटर वैसे मैंने परफेक्ट जगह लगाया है, वैसे मैंने परफेक्ट जगह लगाया है, सेंटर लगभग यही है, पर ये सेंटर देखिए कोड से थोड़ा नजदीक हो जाएगा, तो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सेंटर थोड़ा ऊपर बना देता हूं। पर आप ऐसा कहना इसे ऊपर कहां से, ठीक है ना, फिर या तो सर्किल बड़ा बनाया पूरा कंजस्टेड भी ना लगे, तो सर्किल सेंटर थोड़ा ऊपर बना दो ताकि वो थोड़ा गैप दिखाई दे जो मैं समझाना चाहता हूं। 4% नहीं होता, 35% होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा तेरे से तो दोस्ती है सबकी, तो सबका होमवर्क करेगा ऐसे तो कौन करेगा तेरे दुश्मन, पूछेंगे तेरे को तो गरीबों का मसीहा है तू तो। सेंटर ओ, हाँ। अब अभी बताया मैंने भाई क्यों लगा रहा हूँ, फिर भी वही बात करेगा। मेरे को पता था तू कहेगा इसलिए तो मैं बता के आया हूं, फिर भी कहेगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा और किसी को दिक्कत थोड़ा है सेंटर ऊपर बनाने से। हाँ जी, चलो अब आगे देखो। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी बताओ, यानी रेशमा से मनदीप के बीच की दूरी ये होगी जो हमको फाइंड आउट करनी है। कोड आरएम, कोड आरएम की जो लेंथ होगी वही रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी होगी। अच्छा, अब जब अपन सर्किल की बात करते हैं तो ये कौन है, सलमा। सलमा से रेशमा की दूरी ये लाइन सेगमेंट आरएस के बराबर भी हो जाएगी, या फिर आर्क आरएस की लंबाई के बराबर भी हो जाएगी। ठीक है ना, हाँ भाई हो सकता है लंबाई ऐसे गोल में नापी गई हो और हो सकता है सीधी नापी गई हो। अगर सीधी नापी गई हो तो लाइन सेगमेंट, और ऐसे घुमावदार सर्कुलर मोशन में नापी गई हो तो आर्क। बट अगर ऐसे ऐसे अगर लंबाई नापी गई है तो वो उसको बताना पड़ेगा, अगर वो नहीं बताएगा तो मैं तो लाइन सेगमेंट ही मानूंगा। और उसने नहीं बताया ना, इसने ऐसा कौन कहा कि डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा मेजर्ड इन द सर्कुलर मोशन इज 6 मीटर। सर्कुलर मोशन में जब मेजर करें तब 6 मीटर आए, ऐसे नहीं बताया ना उसने क्या कहा डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा। तो दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो उनकी सीधी लाइन सेगमेंट से नापी जाएगी, यही दूरी मानी जाएगी। डन, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा मेरे और अक्षर के बीच की दूरी सीधी लाइन सेगमेंट ही नापूंगा ना, ऐसे ना, पहले ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे जाऊंगा फिर ऐसे नापूंगा, बस ऐसे नहीं नापूंगा, ऐसे ही नापूंगा। अगर ऐसे जाना है तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि पहले यहां जाना है फिर यहां जाना है फिर यहां। डन, तो ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, वो कितने मीटर है पता कर, सवाल इतना सा है। और रेडियस भी 5 मीटर हमको पता है, एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पे, रेडियस 5 मीटर सर्किल की रेडियस। ओके, समझ आया? ठीक है, अब देखो ये जो सवाल है ये ऑल दो आपके सर्कल्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, कोड्स एंड बाकी चीजें, बट आप खुद सोचो ये तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो आपको कभी भी यूज करनी पड़ जा सकती है किसी भी फील्ड में। बोलो। सर्क्यूलर मान लो कोई आप कोई डिजाइन बना रहे हो या सर्क्यूलर कोई भी मॉडल बना रहे हो, मान लो कल को आप इंजीनियर बन गए, कोई सर्कुलर मशीन बना रहे हो तो आपको कुछ चीज इधर रखनी है कुछ चीज इधर रखनी है, तो आपको पता लगाना है कितना दूर होगा, ये सारी चीजें आपके डे टू डे लाइफ में कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, अभी तो अपन इसको एक पढ़ाई समझ के समझ रहे हैं, बट ये डे टू डे लाइफ का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 मीटर अगर रेडियस है तो ओ से आर भी 5 मीटर, बोलते जाओ। 5 मीटर, ओ से आर भी 5 मीटर, 5 मीटर रेडियस है ना। 7 ओ से मनदीप भी 5 मीटर, और ओ से सलमा भी 5 मीटर। अब ओ से लेके एस देखो 5 मीटर में यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये पूरी डिस्टेंस है ओ से लेके एस। क्योंकि अगर मैं यहां नीचे लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, शायद यहां से यहां है या वहां से है, क्योंकि एक पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो मैं बीचों बीच लगा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये डिस्टेंस पूरी है ओ से लेकर एस। कहां गई बदमाश हो गई वो, देखो आ दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना पैसे खर्च कर रखे। लो आओ।
5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। आर से लेके एस कितना है? 6 मीटर। दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। इस ये वाले डिस्टेंस भी 6 मीटर। मैं लाइन सेगमेंट के ऊपर ही 6 मीटर लिख रहा हूं ताकि क्लियर कर पता चले कि ये दूरी है 6 मीटर। ओके चलिए, अब मुझे मेरा काम है आर से लेके एम तक की दूरी निकालना। लेट से ओ से लेके जो एस लाइन सेगमेंट है और आर से लेके जो एम लाइन सेगमेंट है, ओ एस रेडियस है ये ओ एस। बोलो, ओ से लेके एस रेडियस होगी, आर से लेके एम कोड होगा। तो इस रेडियस और इस कोड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एम बन रखा है, ठीक है। तो फिर देखो कुछ जो बच रहा है, पी हो गया क्या? पी नहीं हुआ तो पी ले लो चलो, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा अभी अपन देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। तो पी हो जाएगा हमारा पी फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ने से पहले कुछ गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। हियर इट इज गिवन दैट, फिगर करना जरूरी है। यस, सब जरूरी है। पॉइंट्स आर एस एंड एम lie on a circle, lie on a circle with center O, with center O, such that अब गिवन पॉइंट्स डालते हैं, such that RS इक्वल टू MS इक्वल टू 6 मीटर। पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है। ऑल्सो रेडियस भी तो गिवन है। ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्किल, radius of the circle, that is radius of the circle को मैं लिख सकता हूं OR OS OM, तीनों रेडियस है 5 मीटर। ओके, ये कर दिया हमने। और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं P एंड let the radius OS intersect the chord RM, at the point P। मान लेते हैं कि रेडियस OS कोड RM को P पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। मान लिया? ठीक है। और नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड RM, ये हमको करना है। तो गिवन पॉइंट्स हो गए, फिगर हो गया। अब हमको R से लेके M निकालना है। टू प्रूव थोड़ा करना है, कुछ लेंथ निकालनी है। ठीक है, हो गया यहां तक? नोट डाउन? नहीं, कुछ भी मत लिखो, जो चीज पता करनी है पेपर पता ऐसे ही करेंगे। शुरू करें? शुरू करें? ठीक है, करें अभी स्टार्ट? यस सर। जितना धीरे करोगे आप ही लेट होगे। क्वेश्चन तो स्टार्ट हो गया तो खत्म हो ही जाएगा। और आपको हिंट दे दूं, लेंदी है, इसलिए जल्दी जल्दी करो। क्वेश्चन लिखने में इतना टाइम लगा रहे हो, गिवन पॉइंट में, तो सॉल्यूशन में क्या हाल? हाँ जी, ओके। आ रहा है, बताओ क्या कुछ माइंड में आ रहा है? इसकी रेडियस 5 है तो ठीक है, तो RM 10 होगा। इसकी रेडियस 5 है तो 5 और 5 मिलकर 10 कौन होगा? डायमीटर कौन होगा? क्या RM यहाँ पे डायमीटर है? डायमीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ये सेंटर से पास होता RM, तब तो ये 10 मीटर हो जाता। ये सेंटर से नीचे है तो जितना सेंटर से दूर जाएंगे लेंथ छोटी होती जाएगी, तो ये 10 मीटर से कम। ठीक है, 10 मीटर नहीं है, 10 मीटर से कम। अब बताओ और क्या आ रहा है माइंड? प्रियांशु?
संयम, सर ये ROM को और RSM को कोई आर ओ एम ROM का, अच्छा ROM को और RORSM, ऊपर वाला नीचे वाला ट्रायंगल, नहीं क्यों नहीं हो सकते? ROM को और RSM ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट R सेमीटर, ये वाला हो सकता है, नहीं सॉरी, ये ये वाला इससे हो सकता है कॉन्ग्रुएंट, 5 मीटर की साइड है, और ये वाला इससे हो सकता है 6 मीटर की साइड, या तो ये दोनों होगा, इसको ROP को MOP से, या फिर नीचे वाला का RPS को MPS, समझ गए? चलो आपने जो कहा वो क्यों करें, ये तो बताओ, कर तो देंगे भाई, ये इसको इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, भी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, बट उससे मिलेगा क्या, उससे हमको लेंथ RP और लेंथ PM के बारे में कुछ क्या पता चलेगा क्या? दोनों इक्वल आ जाएंगे, ओके यस। ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको इसके कॉन्ग्रुएंट करते हैं या फिर इसको इसके कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आ जाएगी, तो अगर ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल आ जाएगी, मतलब हाफ है इसका मतलब OP से परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है, हां सर, और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तभी तो 90 डिग्री है भाई। अगर सुनो इधर, अगर OP इस कोड के परपेंडिकुलर होता तो ये RP और MP बराबर होते, बाइसेक्ट होते, तो उल्टा सोचो, अगर RP और MP बराबर मिल जाए दैट मींस ये इसके परपेंडिकुलर है, अभी तक तो गिवन ही है ना कि परपेंडिकुलर है, तो हम सबसे पहले या तो ऊपर से ऊपर वाला ट्रायंगल या नीचे से नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे, और मोर पर्टिकुलरली मैं प्रेफर करूंगा कि ऊपर से ऊपर वाला करो, क्योंकि एक चीज और उसमें सीधी सीधी से निकली, एक तो ये निकलेगा कि RP बराबर MP, एक ये भी निकलेगा कि ये एंगल इसके बराबर, वो भी काम है, ठीक है डन। उससे क्या होगा कि ये एंगल क्या प्रूव हो जाएगा, ये एंगल क्या प्रूव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर आगे बताओ, पाइथागोरस, ओके पाइथ, हां कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, मेरा मेरे को एंगल से होगा, इससे बढ़िया भी एंगल से ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन से ट्रायंगल, ROS ROS MOS, इन yes, दोनों का एंगल इक्वल है, उन दोनों की सारी लेंथ और सारा गिवन पॉइंट इक्वल है दोनों का। ROS आइसोसेलेस का है, ROS आइसोसेलेस का है 5 और 6, नहीं उधर ROM है आइसोसेलेस 5 नहीं सर, वो ROS और MOS को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, ROS को, अच्छा ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ऐसे कह रहे हो, प्रूफ तो है, हाँ वो हो सकता है कि 5 5 के बराबर 6 6 के बराबर और ये कॉमन है, फिर उससे उससे आप कह रहे हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, यस सर, ठीक है, कुल मिला के बात तो ये आ गई कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, आप चल लेंथ इधर को समझिए, ठीक है चलो वो तो हो गया, लेंथ या शॉर्ट तरीके से हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये तो कैसे हो गई, उसमें सर ये से तो आएगी, वो तो नहीं होगा, ROS को दे दिया, दिव्या अभी खड़े हो 12 12 नोटबुक से 12, कुछ पता चला क्या फिगर के स्पेशल के बारे में, हाँ तो क्या बातचीत कर रहे थे, कितनी गहन अध्ययन से पढ़ाई कर लो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इसको कुछ बता रही हूँ, बताओ मुझे बताओ, इस फिगर से रिलेटेड था समथिंग, हाँ बोलो आपको क्या लग रहा है, सर ये तो ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल ऊपर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे हो, हमारे साथ अभी आप करो, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज किया आपने, which congruence rules you have used to prove ROP congruent to MOP, इन दोनों को congruent prove करने के लिए कौन सा congruence rule यूज कर सकते हैं, सर पहले होगा RO आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके ठीक है ठीक है, ये दोनों एंगल ये दोनों एंगल इक्वल, यस आगे, और एक साइड गिवन एक साइड गिवन इक्वल, ओपी कॉमन कॉमन, ओके, लेकिन इन दोनों के बीच का एंगल 49 है, ये ऐसा कोई होती तो ये साइड कोई कॉन्ग्रुएंस रूल होती नहीं है,
तो अभी तक तो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के ही लाले पड़ रहे हैं। अब सुनो यार, आरएचएस के लिए राइट एंगल चाहिए वो नहीं पता, आपके लिए तो इतनी माला मत चल रही कि राइट एंगल मिल जाए। राइट एंगल जब है ही नहीं तो आरएचएस कैसे लगा दोगे? अब सुनिए, मैं आपको एक स्टेज पर लाके छोड़ रहा हूँ, उसके बाद में सबसे पहले तो जो इसने कहा वो करेंगे, उसके बाद जो आप लोग कह रहे हो वो करेंगे। इसने ये कहा कि ये वाला ट्रायंगल ओ, ये पूरा ट्रायंगल ओ आर एस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो ओ एम एस, ये साइड इसके साइड के बराबर 5 5, ये इसके बराबर 6 6 और ये कॉमन, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए आपसे तो बाय सिंपलिसिटी ये वाला एंगल इसके इक्वल करो, आर ओ एस एंगल एम ओ, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब ये दोनों एंगल बराबर आपने इसलिए किए हैं ताकि अब आप ये दोनों एंगल आपने बराबर केवल इसलिए किए हैं ताकि अब आप केवल ऊपर वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, क्योंकि उसमें ये एंगल इसका इक्वल होना जरूरी है। आप यूज कर रहे थे ना अभी। अब जब ऊपर वाला ट्रायंगल इसके बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो ये साइड इस साइड के बराबर ओपी ओपी कॉमन और इन दोनों के बीच का एंगल इन दोनों के बीच का एंगल अभी अभी हमने सिंपलिसिटी से प्रूव किया, उसको गिवन पॉइंट में डाल देंगे। तो फाइनली मैं यहां तक आ चुका हूं कि कहां तक आ चुके हैं कि ऊपर वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है। अब एक बार ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो उसके सिंपलिसिटी से दो रिजल्ट निकालो। एक रिजल्ट कि आरपी बराबर एमपी, दूसरा रिजल्ट ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, तो लीनियर पेयर बन रहा है तो एक ये भी 90 ये भी 90। तो अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि ये आरपी बराबर एमपी है और ये दोनों एंगल 90 90 डिग्री। अब बताओ ये दोनों आप है, साथ में ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री ईच। बोलो प्रियांश तो कर सकते हैं इनसे नहीं? देखो ये एंगल 90 है, हो जाएगा सर। ये एंगल 90 है, देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, इस एंगल को भूल जाओ, ये नीचे वाला भी 90 होगा। अब या तो ये दोनों ट्रायंगल पकड़ो और ये दोनों ट्रायंगल पकड़ो और पकड़ के पाइथागोरस लगाओ, इसमें भी। तो इसमें जब पाइथागोरस लगाओगे तो ओपी का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर बराबर ओआर का स्क्वायर, और नीचे वाले में जब पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा बोलो? आरपी का स्क्वायर प्लस टीएस का स्क्वायर बराबर आर। तो दोनों स्टेटमेंट में एक एक साइड गिवन होगी, एक एक साइड आरपी कॉमन होगी, बस ऊपर वाले में मुझे मिलेगा ओपी जिसकी लेंथ नहीं पता, नीचे वाले में मिलेगा पीएस जिसकी लेंथ भी नहीं पता, पर मुझे पूरी लेंथ तो पता है 5 मीटर, तो एक को ले लूंगा x, तो एक ले लूंगा 5 माइनस x। इस इक्वेशन से x सॉल्व हो जाएगा, x को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो rp सॉल्व हो जाएगा, rp का डबल कर देंगे तो rn सॉल्व। ठीक है बोलो। तो क्लास 9 में हो आप, ठीक है? क्लास 9th में है तो इतना शॉकिंग नजरों से मत देखो, आप डिजर्व करते हो ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपको डिजर्व करता है कहीं ना कहीं, ठीक है? अब सामने वहां पे खड़े हो जाओ, एक इस बेंच पे एक इस बेंच पे, और खड़े खड़े काम करो दोनों लोग, फिर किसी के कोई पैर भी नहीं हिलेंगे ना कोई किसी को डिस्टर्ब कर पाएगा। आप बाकी सब लोग बैठिए एक उस बेंच पे। चलिए तो सबसे पहला काम तो कॉन्ग्रुएंसी निपटा लेते हैं एक बार, है ना? तो पहला काम है ROS को MOS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, जो कि नक्षत्र ने किया। तो उसके लिए तीनों साइड के बराबर है, तो हेयर इन ट्राइंगल ROS, दूसरा क्या था MOS, रोस एंड मोस, ट्राइंगल रोस ट्राइंगल मोस के अंदर तीनों साइड्स बराबर है, ठीक है? कौन कौन सी तीनों साइड्स? OR बराबर OM, OR बराबर OM है 5 मीटर गिवन है, और दूसरा RS इक्वल टू MS इक्वल टू ये 6 मीटर गिवन है इक्वल, तो इन दोनों का तो रीजन डाल दो, दोनों गिवन है। और जो तीसरी साइड है वो कॉमन है, वो फिगर से दिख रहा है, OS बराबर OS कॉमन साइड, OS बराबर OS दैट इज द कॉमन साइड।
कोई तकलीफ यहां तक? नो सर। SSS कॉन्ग्रुएंस रूल लग गई। जस्ट चेक द फ्लो। OR OM मैच हुआ, RS MS मैच हुआ, और OS OS वो भी मैच हुआ ना? कभी मैं भूल जाऊं तो आपको भी मैच करना है, और अगर मिसमैच है तो बताना है। सो बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल रोस बराबर ट्राइंगल मोस, ट्राइंगल रोस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल मोस। ठीक है, तो अंकल रोस और अंकल मोस तो हो गए बराबर। ठीक है, तो अब चलो ध्यान दो इधर, ROS और MOS अगर बराबर हैं तो बाय CPCT एंगल रोस बराबर एंगल मोस। ठीक है, बाय CPCT एंगल रोस बराबर एंगल मोस। अब एंगल रोस कहाँ है? उधर उधर फिगर में देखो, ये भाई साहब है एंगल रोस ROS है ना, और एंगल मोस कहाँ है? ये रहे साहब MOS। अब मुझे एक चीज बताओ, जो एंगल रोस है, एंगल ROS है, जो एंगल ROS है, क्या मैं उसको एंगल ROP लिख सकता हूं? इसके सामने डाल देना बाय CPCT, लिख सकता हूं मैं इसको क्या? एंगल ROP। सिमिलरली एंगल MOS को क्या लिख सकता हूं? MOP। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अब हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ऊपर वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं, और ऊपर वाले ट्रायंगल की तो ROP करनी है ना बस विस्तार, नीचे नीचे थोड़ा है। जब मैं ट्रायंगल लिखूंगा तो मैं रो थोड़ा लिखूंगा, रो तो एंगल ट्रायंगल का हिस्सा होगा ही। मैं ROS रीड ना करके ROP पे स्टॉप हो जाऊंगा, और इस वाले एंगल को MOS ना रीड करके MOP पे स्टॉप हो जाऊंगा, और इसको बस पेंडिंग छोड़ दो, प्रूव्ड अबव में काम आएगी इक्वेशन। इक्वेशन मार्क करो तो ठीक, नहीं तो वैसे प्रूव्ड अबव लिख देना, क्योंकि आगे कहीं काम नहीं आएगी ये चीज। ठीक है, इक्वेशन उसको मार्क किया करो जो 2-3 बार काम आए। अब ये तो बस एक ही बार काम आएगी अगली कॉन्ग्रुएंस रूल में। यहां तक हो गया। अब सेकंड काम है ऊपर वाले ट्रायंगल को ऊपर वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ओके, तो अगेन इन ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का नाम क्या लिख दूंगा मैं? ROP, रोप और मोप। ठीक है, नेक्स्ट ट्रायंगल्स क्या है हमारे? रोप एंड मोप। अगेन इन ट्रायंगल रोप एंड मोप, रोप एंड मोप। बोलो, RO लिखा था या OR लिखा था? पहले वाले लेटर्स यूज करो। OR लिखा था ना, तो OR बराबर OM इक्वल टू 5-5 मीटर थे गिवन। नेक्स्ट एंगल अभी अभी इक्वल प्रूव किया है हमने, एंगल रोप बराबर एंगल मोप किया है ना, प्रूव्ड अबव। बोलो, रोप बराबर इसमें तो गिवन डालना है, ये प्रूव्ड अबव हो गया, और OP बराबर OP क्या हो जाएगा? कॉमन साइड। तीनों के इस बार अलग अलग रीजन है। इसका रीजन है तो ये तो गिवन है, इसका रीजन रहेगा कि ये अभी अभी प्रूव किया है 2 लाइन पहले, और इसका रीजन क्या है? कॉमन साइड। सो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल, क्विकली चेक द फ्लो। तो एंगल तो ट्रायंगल के फ्लो से वैसे ही मैच हो रहा है, और OR बराबर OM मैच हो रहा है, चेक करो, OR OM मैच हो रहा है, और OP भी मैच हो रहे हैं। ओके, अच्छा ये भी चेक करो कि ये एंगल इन दोनों के बीच का एंगल रहेगा क्या? देखो लेटर O कॉमन है तो रोप बनेगा, इधर भी लेटर O कॉमन है तो मोप बनेगा। तो एंगल भी बीच का है और फ्लो में भी है। तो बाय यूजिंग, मोप का मतलब नहीं होता, मोब जरूर होता। हाँ मोप होता है पोचा। हाँ, मोब का मतलब तो होता है भीड़, MOB मोब, भीड़, भड़कीली भीड़। MOB वो, जैसे मान लो कहीं कोई दंगा फसाद हो गया तो उस भीड़ को हम क्या कहेंगे? मोब कहेंगे। क्या कहेंगे? बाय यूजिंग SAS congruence rule. By the way, it's maths, not math. By using SAS congruence rule, but we use only US English. यूज करते हैं और कीबोर्ड में करते हैं All over the world जो इंग्लिश यूज होती है वो US है। इसमें कीबोर्ड में तो कौन सा हमको टाइपिस्ट बनना है? By using SAS congruence rule, triangle rope congruent to triangle
मोप, सर ये लोग भी ना आरोपी वो ROPE होता है। सर इसको अगले साथ ठीक है, इम्प्लाइज अब यहां से कौन सा एंगल किसके बराबर करने वाले हैं हम? नहीं, यहां से केवल हम RP बराबर MP करने वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं? RP इम्प्लाइज RP बराबर MP बाय RP इक्वल टू MP बाय CP CT। और लगे हाथ, इसको बहुत देर के बाद काम आएगा ये RP इक्वल टू MP, तो इसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो। ठीक है, अब अगर RP बराबर MP है तो अगर कोड बाइसेक्ट हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, इम्प्लाइज देखो इधर स्क्रीन पे, अगर RP बराबर MP है तो OP परपेंडिकुलर टू RM होगा ना, क्योंकि कोड बाइसेक्ट हो गया तो फिर 90 डिग्री बनना ही बनना है। तो इम्प्लाइज OP परपेंडिकुलर टू RM। ओके, और OP परपेंडिकुलर टू RM है तो ये एंगल 90 कौन कौन से हो जाएंगे? दो, जो वैसे तो चार हो जाएंगे, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, लेकिन मैं कौन से यूज करने वाला हूं? ये दोनों वाले। तो इन दोनों को तो मेंशन कर दो। तो इसका मतलब एंगल OPR और एंगल SPR दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। implies एंगल OPR इक्वल टू SPR इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट? ये फर्स्ट फेज खत्म हुआ है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, जिसमें अपन ने अब इसके आगे पाइथागोरस, हम सेकंड फेज जो यूज करेंगे उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दो ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है, इतना ही काम, और हाँ कह सकते हैं हम इतना ही काम और। ठीक है, डन, यहां तक हो गया? हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो हम एक काम करते हैं, टोटल लेंथ O से लेके S 5 मीटर थी, बोलो। तो हम क्या करते हैं, O से लेके P की लेंथ x मान लेते हैं, तो P से लेके S की लेंथ क्या हो जाएगी? 5 माइनस x। भाई इस लेंथ को x मीटर मान लें तो ये लेंथ हो जाती है 5 माइनस x मीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये मेंशन करना पड़ेगा सॉल्यूशन में। नाउ लेट द लेंथ OP बी, let the length OP be x meters। OP फिर ये BE वाला B x meters, एंड टोटल O से लेके, कौन बैठा था बीच में? मनदीप सलमा, S सलमा। टोटल O से लेके S कितना था? 5 मीटर गिवन था, ये तो सामने डालो, सामने डालो, गिवन। सो O से लेके S 5 मीटर है, ये S है, ये 5 नहीं है, है ना? ये तो S है और वो 5 है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। ये तो S है और वो 5 है। ठीक है, मैं भी तो वही कह रहा हूं, सारी बातें मेरी रिपीट करना जरूरी है तेरे को। OS इक्वल टू 5 मीटर है, OP x मीटर है। सो यहां से हम बची हुई लेंथ निकालेंगे PS। तो बची हुई लेंथ PS कैसे निकलेगी? टोटल 5 में से x को माइनस करके 5 माइनस x मीटर, जो अपन ने फिगर में मार्क किया बस वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इस सेक्शन पे अपन ने। अब शुरू करें पाइथागोरस लगाना। नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं? ठीक है, अब हाँ जल्दी करो। हो गया। जब कोई सीरियस मुद्दा चल रहा हो ना तो छोटी मोटी बातें इग्नोर करते हैं, जैसे मेरे को पैर की देफाड़ी, ये पैर हिला रही है, ये चुट्टियां भर रही हैं, इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, पहली बात तो जो कर रहा है उसको करना भी नहीं चाहिए, और अगर अगला कर रहा है तो अपने को क्या करना है, कैसे भी करके उससे गेट अवे होना है, पर अपना फोकस नहीं तोड़ना है। सीरियस मुद्दे पे बगल में आग भी लग जाए तो लगने दो, बुझा लेंगे बाद में। अगर उसको मरना होगा तो वो किसी और कारण से भी मर जाएगा, क्योंकि जिंदगी जितनी लिखी है उससे एक क्षण आगे नहीं जी सकते हम, एक सेकंड भी नहीं जी सकते। अगर मौत लिखी है तो वो आग से क्या, फिर वो किसी और से मरेगा, और नहीं लिखी है तो फिर कोई मार भी नहीं सकता। तो मरने से पहले ये सीख के चले जाएं, अच्छी बात होगी। कुछ जवाब तो देंगे? हाँ जी आओ। अब नहीं, ट्राइंगल देखो, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ऊपर नीचे में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो आप मुझे बताओ, ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल में आरपी कॉमन है ना? तो हम ऊपर वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के RP स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, और नीचे वाले ट्राइंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के RP स्क्वायर की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉमन है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 into RHS बराबर क्या हो जाएगा? RH। दोनों का LHS बराबर होगा RP स्क्वायर, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आती है RP और नीचे वाले में भी आती है, इसलिए निकालेंगे।
एक जगह तब निकाल सकता है जब तेरे पास ओपी की लेंथ होती है। क्या ओपी की लेंथ? ओपी की लेंथ एक्स है, तो अभी तो आरपी निकालेगा तो एक्स की फॉर्म में निकलेगा, उसमें अलग एक्स की फॉर्म में निकलेगा, इसमें अलग, तो दोनों को इक्वेट करते एक्स सॉल्व हो जाएगा। समझ गया अभी? अब पकड़ लिया इसने, है ना? चलो, तो नाउ इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में बोलो, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम बोलो पहले, ऊपर वाले ट्रायंगल का OPR लिखो उसको, OPR। अगेन नाउ इन ट्रायंगल OPR और नीचे वाला SPR। नाउ इन ट्रायंगल OPR, ठीक है? और मैं एक लाइन खींच रहा हूं साइमल्टेनियसली, मैं इधर भी लिख रहा हूं, लेकिन आपको नहीं लिखना, आपको ये करके फिर नीचे लिखना है। तो अभी राइट साइड वाला मत लिखो, अभी समझाने के उपलक्ष्य से मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले ये सेक्शन रखना है और फिर ये जो सेक्शन में सामने लिख रहा हूँ वो आपको उसके नीचे लिखना है, ठीक है? ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है क्वेश्चन की, लेकिन अभी मैं सामने से लिख रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए, कनेक्शन बैठता चला जाए। इधर जैसे हो रहा है वैसे इधर हो रहा है। तो इधर लेफ्ट साइड में मैंने लिख लिया अगेन इन ट्रायंगल OPR, और फिर इस नीचे वाले का नाम क्या था? SPR। तो इस ट्रायंगल में एंगल OPR 90 डिग्री है, यस और नो? और उस ट्रायंगल में एंगल SPR 90 डिग्री है, यस और नो? अगर नहीं हो यकीन तो ये हमने यहाँ पे लिखा है OPR SPR 90, इसलिए लिखा है था OPR SPR 90। तो OPR इस ट्रायंगल में है, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल में, SPR नीचे वाले ट्रायंगल। कोई डाउट? नो डाउट। बाकी लेंथ के बारे में बात करते हैं हम। तो OPR हो गया ये। हाँ, OP कितना है इस ट्रायंगल में? 5 मीटर। OP लेंथ, OP कितनी है बताओ? है ना? OP रेडियस है ना? है क्या? OP 5 मीटर थोड़ा ना, OP तो x है, OP तो x मानिए ना भाई। OR है 5 मीटर, OR है 5 मीटर, चेक करो, OR है रेडियस, फिगर से मैच करो ना, ठीक है? उधर आओ, उधर भी दो लेंथ पता होगी आपको, चेक करो। तो उधर PS है हमारे पास, क्या अभी हमने 5 माइनस x मीटर, और उसके अलावा RS है 6 मीटर, ठीक है? तो इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 90, एक एंगल 90, एक साइड क्लियर कट गिवन, एक साइड क्लियर कट गिवन, एक साइड x की फॉर्म में गिवन, एक साइड x की फॉर्म में, बराबरी होगी। अब दोनों में लगा देते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस, भाई दोनों को बराबरी होगी ना, लड़ेंगे नहीं ना, सब अपना अपना लेंगे, कोई लड़ेगा नहीं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते थे भाई साहब? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड रहेगा और बचे दो साइड्स दूसरी साइड रहेंगे। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन है, कैसे पता चलता है हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने, 90 के सामने, इसमें 90 के सामने ये आ रहा है, इसमें 90 के सामने आ रहा है, तो इसमें ये है हाइपोटेन्यूज, इसमें ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज एक साइड रहेंगे, बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर का जोड़ दूसरी साइड रहेगा। तो OP स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर बराबर OR स्क्वायर। ये तो इधर वाले ट्रायंगल में। दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या होगा? RP स्क्वायर प्लस DS स्क्वायर बराबर RS स्क्वायर, राइट साइड पे रहेगा, ठीक है? हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड है, 90 डिग्री के सामने आती है, क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी साइड आती है, ठीक है? तो इधर क्या लिखा हमने? OP स्क्वायर प्लस, बोलो, RP स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या आएगी इसमें? OR स्क्वायर, ठीक है? लगे हाथ, उधर भी लिख दो। उधर क्या आएगा बताओ? PS स्क्वायर प्लस वही RP स्क्वायर, RP तो दोनों में कॉमन है, और उसकी हाइपोटेन्यूज क्या थी, राइट साइड में लिखो, वो ये थी ना RS स्क्वायर। ओके, अब यहां से वैल्यूज पुट अप करो जो जो हमको है। OP की वैल्यू है क्या? x स्क्वायर। ओके, RP की वैल्यू है क्या? नहीं पता करनी है, तो यही तो कॉमन है दोनों में। और OR की वैल्यू है क्या? 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर मतलब 25। इधर आओ, इधर PS की वैल्यू है क्या? है ना, 5 माइनस x का होल स्क्वायर। RP की वैल्यू पता करनी है, और RS की वैल्यू 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, चलो हम इसमें भी नहीं लिखते, नेक्स्ट स्टेप में पूरा सॉल्व करके लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो इट इज लाइक x स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। इधर नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, 5 माइनस x का होल स्क्वायर करना है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, a माइनस b का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2a भी करो, तो 2 5 जा 10x,
10x प्लस x का स्क्वायर, और आरपी स्क्वायर तो अलग से है ही सही भाई। ये तो केवल और केवल इस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को सोल्व किया मैंने 3 टर्म्स में, ठीक है डन। आरपी स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज 36। अब इधर भी से भी आरपी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और उधर से भी आरपी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये काम करना है, ठीक है। तो इधर से आरपी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर राइट साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर से भी हम क्या करेंगे, आरपी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, आरपी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो 36 तो ऑलरेडी है वहां पे, 25 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस 10x उधर जाके और प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके, समझ आया भाई। इधर एलएचएस में 2 टर्म्स हैं, मेरे को आरपी स्क्वायर को उधर रखना है, बच्चे को उधर भेजना है। इधर एलएचएस में 1 2 3 4 टर्म्स हैं, आरपी स्क्वायर को एलएचएस में रखना है, बच्चे हुए 3 टर्म को उधर भेजना है। तो जो उधर जाएंगे उनका साइन उधर जाएगा, 25 माइनस 25 माइनस 10x प्लस 10x एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब राइट साइड वाले में अभी थोड़ा सा सॉल्यूशन और हो सकता है आरपी स्क्वायर की वैल्यू का, इधर तो जो होना था हो गया, इससे ज्यादा नहीं होगा इधर तो, लेकिन इधर हो जाएगा क्योंकि 36 माइनस 25 सोल्व करके लिख सकते हैं ना, नहीं 36 माइनस 25 लिख सकते हैं ना क्या, 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, डन। तो यहां से भी आरपी स्क्वायर मिल गया और यहां से भी आरपी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इक्वेशन 1 कहां में मार्क करी थी हमने, आरपी इक्वल टू एमपी, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों से आरपी स्क्वायर कॉमन आ रहा है एलएचएस में, तो दोनों को इक्वेट कर दूं तो आरएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा, वहां से एक्स की वैल्यू सोल्व हो जाएगी और एक्स की वैल्यू सोल्व हो जाएगी, तो सब सोल्व हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सॉरी 2 एंड 3, हाँ अब ये वाला पार्ट लिख दिया ना, उसके नीचे आपको ये वाला पार्ट लिखना है, तो अभी आप बस अंदाजे से लाइन छोड़ दो, घर जाके लिखना। और अभी आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट पे फोकस करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, टेल मी, इधर वाले आरएचएस और उधर वाले एलएचएस बराबर हो गए, तो आरएचएस बराबर आरएचएस होगा, तो इधर वाला आरएचएस इक्वल टू उधर वाला आरएचएस होगा। मैं काम करता हूँ पहले इधर वाला आरएचएस क्योंकि उसमें ज्यादा काम है, यस सर, और बाद में उस पर ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो उधर वाला आरएचएस बताओ क्या है, 11 प्लस 10x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर वाला आरएचएस क्या है, अब देखो दोनों में माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर 0 बन गया, बचा क्या 10x को इधर रखो, 11 को उधर भेजो, तो 25 तो था ही सही, 11 उधर जाके माइनस 11, तो 25 माइनस 11 इज 14, तो 10x की वैल्यू 14, तो x की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 10 विच गिव्स मी 1.4 सेंटीमीटर। अब ये x की वैल्यू चाहो तो आप इधर पुटअप करो, उससे भी आरपी स्क्वायर सोल्व हो जाएगा, चाहो तो आप इधर 2 जगह पुटअप करो, उससे भी आरपी स्क्वायर सोल्व हो जाएगा। आरपी स्क्वायर सोल्व होगा तो आरपी सोल्व होगा, आरपी सोल्व होगा तो डबल आरपी का डबल करते ही आरएम सोल्व होगा, ठीक है। तो अब देखो दोनों से बराबर आएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ रखूं तो जितनी आएगी उधर भी उतनी आएगी, तो मैं छोटे में रखूं बड़े में क्यों रखूं, तो मैं x की वैल्यू 1.4 इक्वेशन 2 में पुटअप करके आरपी निकालूंगा, सबसे निकालें, मीटर है तो मीटर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बस हो गया 2 मिनट, ठीक है, मीटर, ठीक है। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1.4 मीटर, पुटिंग x इक्वल टू क्या कितना निकाला हमने, इन इक्वेशन 2 डाल दूं उसको मैं, इन इक्वेशन 2 वी गेट, सो टेल मी इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 है 20 पूरा बोलना, इक्वेशन बोल रहा है, अरे इक्वेशन बोल, आरपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की जगह का स्क्वायर, तो यहां से आरपी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर पता है किसी को, नहीं पता, 14 का स्क्वायर नहीं पता, 1.96 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23.04, पर 23.04 तो आरपी स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे आरपी की वैल्यू चाहिए, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, और 23.04 का रूट किसको पता है, बोल
4.8 सेंटीमीटर होगा। 48 का स्क्वायर कर ले। 50 का स्क्वायर 2500 होता है। देख मेरे को कैसे पता, सब लोग सुन लो मेरे को कैसे पता। इधर देखो 2300 के बगल का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 2500 2500 किसका स्क्वायर होता है बोलना जरा। 2500 किसका होता है? 50 का। तो 2304 जो भी होगा 50 से थोड़ा सा कम होगा। अब 50 से थोड़ा सा कम ऐसा नंबर सोचो जिसके स्क्वायर का अंतिम में 4 आता है। 8 8 64। अगर मैं 50 से कम 49 पे जाऊं तो 9 9 81 1 मिलना चाहिए। और पीछे जाओ 48 करूंगा तो 8 8 64 होगा। एंड में 4 मिल गया। अब आप करके देखो कैसे 4.8 4. अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मिलेगा। हाँ अरे हाँ रे ठीक है 4.8 मीटर। नाउ अब हमको क्या चाहिए था? टोटल आरएम। तो आर एम इक्वल टू क्या होगा? अच्छा आरपी अगर ये है तो बचा हुआ क्या था? आरपी पीएम। पीएम भी इतना ही होगा। हमने उधर क्या लिखा था? इक्वेशन 1 में क्या लिखा था? पीएम लिखा था या एमपी लिखा था? सो आरपी अगर इतना आया तो एमपी भी आरपी के बराबर है। इक्वेशन 1 से देख लो भैया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इंप्लाइज एमपी इक्वल टू आरपी की वैल्यू 4.8 मीटर। तो दोनों ही 4.8 मीटर आ गए। अब आप फाइनली आरएम निकाल लो। नाउ आरएम को हम ब्रेक करेंगे तो इट विल बी लाइक आरपी प्लस एमपी। आरपी भी 4.8 मीटर, एमपी भी 4.8 मीटर। सो टोटल किया तो 9.6 मीटर। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टेटमेंट उसी की फॉर्म में उसने क्या कहा था? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये आर कौन है और एम कौन है? मनदीप। द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा एंड मनदीप। तेरे को बड़ा काम है उससे, कहाँ रहती है? दैट इज आर एम इक्वल टू कितनी हो गई? 9.6 मीटर। तो आर्या आप 10 मीटर बता रहे थे, उससे थोड़ी सी कम है। यानी कि ये जो आर एम कोड है ये सेंटर से थोड़ी सी दूर है। अगर एग्जैक्टली सेंटर पे होती तो 10 मीटर होती, थोड़ी सी नीचे है इसलिए 9.6 मीटर की। ओके हाँ होमवर्क वाले रुको। 5 बार आपका तो डिसाइडेड है। कल आना है तो 5 बार करके आएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे भी भयानक है। उसको छोड़ दिया, उसको उस क्लास में अगर कल के क्वेश्चन में नहीं आए तो भूल जाओ, फिर ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये वीडियो से समझ नहीं आएगा। नहीं मैं तो नहीं समझा, मैं तो नहीं समझा। कर ले जो करना है, मैं तो नहीं समझाऊं, कल क्लास में ही समझाऊंगा। तो आना पड़ेगा क्लास में, जब ही एंट्री मिलेगी जब 5 बारी करके लाएगा। चले जाना, तेरी मर्जी। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Bye.